Good afternoon and welcome, friends, to this session of weekly series, which is dedicated to the study of important laws which transformed India. And as we know that we are covering this fine book, which is actually very vital for our law preparation from the perspective of civil services and other state competitive exams. And in this series, we have actually started our journey of constitutional emergence. We have seen that there were many laws which actually played a very vital role, and there are many ahead, which we are going to see in our future sessions. In this particular session, we are going to discuss about one series of law, which was called Indian Councils Act. Indian Councils Act, as you can see on the screen, Indian Councils Act of 1861, 1892 and 1909. This is the other name of Third Council Act, which was last of the series. And as we know that after the first war of independence in the year 1857, now British knew that we are furious, that Indians are right now furious, and to calm this curiosity among Indians, they actually vowed that we will going to increase the representation, we will going to increase the local representation. यानी कि अब स्थानिक लोगों को मताधिकार मिलने वाला है, स्थानिक लोगों को प्रशासन में जगह मिलने वाली है, जो आज दिन तक नहीं मिल रही थी. आज दिन तक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी वे दरअसल ब्रिटिश लोगों से भरी हुई रहती थी, उसमें भारतीय के लिए कोई जगह नहीं थी. मगर अब धीरे धीरे लोकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा जो है दिया जाना था सरकार को, क्योंकि सरकार ने रानी विक्टोरिया ने जो रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 में जो है ये बात सुनिश्चित की थी कि हम लोग अब इस दिशा में काम करेंगे, स्थानिक लोगों का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा स्थानिक प्रशासन में बढ़े, इसका हम ध्यान रखेंगे. मगर इस पूरी सीरीज के अपने अलग मेरिट्स डिमेरिट्स है, जिसका जिक्र हम लोग वन बाय वन करेंगे. मगर यहाँ परिस्थिति ये है कि यह तीनों एक्ट में से जो आखिरी एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, जिसे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है. प्लस उसने सबसे ज़्यादा फेरफार किए हैं इन तीनों में से. फेरफार थोड़े यहाँ भी हुए, 1861 में भी हुए, 1882 में भी हुए, मगर कुछ कम थे. जो फाउंडेशनल फेरफार थे, जो कि न्यू से यह पूरी जो काउंसिल्स थी उसकी काया पलट हुई, वो दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 में हुआ था. ठीक है, तो हम लोग इस सेशन में तीनों एक्टों को ब्रीफली देखेंगे, प्लस जो महत्वपूर्ण प्रावधान है इन तीनों एक्टों में उसका भी जिक्र करेंगे, और साथ ही में उनके मेरिट और डिमेरिट की भी बात करेंगे. तो शुरू करते हैं. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, which was the first of this series, as we all know. The act was enacted by the UK Parliament, which got royal assent on 1st August 1861. और इसीलिए इसे इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कहा जाता है. और हमें जैसा मालूम ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के इमरजेंस में आप कह लीजिए हम जिसकी कॉलोनी थी उन लोगों का बड़ा हाथ है, तो यूके गवर्नमेंट का, यूके की संसद का भारत के संविधान के गठन में बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत ही आप कह लीजिए लायंस शेयर है. और आगे हमें ऐसे कई कानून भी मिलेंगे जिस कानून के प्रावधान हमने सीधे कॉपी पेस्ट किए हो, वहाँ से उठा के सीधे हमने हमारे संविधान में उसे समाहित कर लिए हो, ऐसे कानून जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है पारित किए गए हो. और वैसे भी हमारा जो संविधान है वो भी पश्चिमी मॉडल का ही है. अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखें, अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करें, ठीक है, तो इसी तरह हमारे संविधान को धीरे धीरे एक पूर्ण स्वरूप मिला. और यह संविधान का पूर्ण स्वरूप यहाँ से शुरू होता है, ये इसका मूल है. जो काउंसिल्स थी छोटी छोटी, जिनमें ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन ही होता था, उसमें धीरे धीरे फिर भारतीयों का नॉमिनेशन होता गया. हमें क्रम समझना है. सबसे प्रथम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें मात्र और मात्र ब्रिटिशरों के लिए ही जगह थी, अंग्रेजों के लिए ही जगह थी. देयर वाज नो लोकल रिप्रेजेंटेशन एट ऑल, या आप कह लीजिए देयर वाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन एट ऑल. मगर धीरे धीरे अब
नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई सरकार के किसी भी बॉडी के द्वारा, सरकार यानी कि वाइसरॉय की किसी भी बॉडी के द्वारा किसी स्थानिक लोगों का जो इलाइट क्लास के होते हैं उन लोगों का नॉमिनेशन होने लगा। फिर धीरे धीरे इनडायरेक्ट इलेक्शंस के प्रावधान आए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बाद धीरे धीरे डायरेक्ट इलेक्शंस के प्रावधान आए, और इसी तरह आज हमें हमारा पूर्ण स्वतंत्र जो है हमारा संसद भवन में मिला है। वही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जिनमें एक समय ब्रिटिशर्स की बहुमत हुआ करती थी, ब्रिटिशरों के अलावा किसी और को जगह नहीं मिलती थी, वही आगे चलकर अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में संवैधानिक सभा बनकर सामने आए। संवैधानिक सभा आगे चलकर हमारा आज का संसद भवन बनकर सामने आई। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, और इसी के तहत ये सारे कानूनों ने कुछ कुछ फेरफार जो है वे किए। किसी ने नॉमिनेशन की बात की, तो किसी ने इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की, तो किसी ने डायरेक्ट इलेक्शन की बात की, तो किसी ने बता दिया कि भाई आपको तो अपना आपकी एक संवैधानिक सभा ही होनी चाहिए जो आपके संविधान का जो है फ्रेमवर्क करे, उसको बनाए। तो संवैधानिक सभा अस्तित्व में आ गई, उसने संविधान बनाया। संविधान ने कहा कि भाई प्रशासन जो होगा वो लोकसभा से होगा, राज्यसभा से होगा, तो संसद का अस्तित्व हो गया, आ गया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमें देखना है, और धीरे धीरे इन एक्टों के द्वारा क्या क्या फेरफार किए गए वो भी हमें समझना है। तो 1861 की अगर बात करें तो इसने नॉमिनेशन की बात की। नॉमिनेशन यानी कि लोकल रिप्रेजेंटेशन। तब के वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे, उनके द्वारा 3 भारतीयों की नियुक्ति की गई लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय थे। हमें मालूम है कि गवर्नर जनरल का पद अब खत्म हो गया है, कंपनी खत्म हो गई तो उसका पद तो खत्म हो ही जाएगा, और उसकी जगह वाइसरॉय ने ली। वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों की निमणूक की, जिसमें सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस, और महाराजा ऑफ पटियाला, इन तीनों का नॉमिनेशन हुआ। अभी भी नियुक्ति है, जैसे जैसे स्थानिक का प्रभाव जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये नियुक्ति जो है वो निर्वाचन में तब्दील हो जाएगी। दिस सिलेक्शन विल ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्शन साइमल्टेनियसली फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इसका प्रथम प्रावधान है। कुछ फेरफार किए लेजिस्लेटिव असेंबली में, मगर इतने सारे नहीं कि फंडामेंटल चेंज ही हो जाए। वो काम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट कह लीजिए या मोरलामेंटो रिफॉर्म्स कह लीजिए 1909 के, वो काम उसने किया। दूसरा प्रावधान देखें इस एक्ट का, तो इसने जो मद्रास और बॉम्बे की जो शक्तियां थी वह प्रेसिडेंसीज की धाराकीय शक्तियों की बात कर रहा हूं मैं, लेजिस्लेटिव पावर्स की, जो खींच लिए गए थे चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के, वो फिर से रिस्टोर किए गए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, और सेंट्रलाइजेशन को नकार दिया गया कि जो सेंट्रलाइजेशन पूरा प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल में हो गया था उसको नकार दिया। तो ये भी यहाँ हमें लिखना जरूरी है। रिस्टोर्ड legislative powers of Madras and Bengal। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात हुई, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कर दी। आज हम लोग जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, यानी कि प्रधानमंत्री के पास जो जो विषय है
जो जो जिम्मेदारियां है, जिन जिन डिपार्टमेंट्स की कह लीजिए, जिन जिन क्षेत्रों की कह लीजिए, वैसे मंत्रियों के पास भी है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है उनमें भी उन लोगों के पास पोर्टफोलियो होता है कि फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, एनर्जी का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है। तो वो सिस्टम की शुरुआत दरअसल 1861 के इस काउंसिल एक्ट के प्रावधान से हुई थी। प्लस नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन हुआ 3 क्षेत्रों में। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर्म्ड बंगाल में, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, और साथ ही में पंजाब में, और साथ ही में आखिरी वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस का पावर दे दिया गया। ऑर्डिनेंस की सत्ता कि आपातकालीन समय में अगर वाइसरॉय चाहे तो इस प्रकार के आदेश जो है वो निकाल सकते थे किसी भी समस्या के साथ जो है समाधान करने के लिए या उसके सामने लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक इसका मुख्य प्रावधान है। तो दिस वर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 which advocated for the local nomination, which actually advocated for local representation in the form of nomination, जिसके तहत हमने देखा कि वाइसरॉय ने 3 भारतीयों को जो कि इलाइट क्लास के थे उन लोगों को चुना। अब अगर आगे देखें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 विच मीन्स द सेकंड ऑफ दिस सीरीज, तो उसमें भी कुछ प्रकार के फेरफार किए गए, मगर जैसे हमने शुरुआत में ही बात की कि कोई खास फेरफार यहाँ हमें दिखाई नहीं देता। मात्र और मात्र जो आखिरी का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था उसमें हमें भारी भरकम फेरफार देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसने अलग मतदार समूह का भी जन्म किया, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, और साथ ही में काउंसिल में भी फाउंडेशनल जो है फेरफार किया। अब अगर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करें तो द एक्ट वाज एनेक्टेड बाय द यूके पार्लियामेंट व्हिच गॉट रॉयल assent on 20th June 1892. The act came into force on 3rd February 1893. The main features of this act are: number 1, it increased the number of non-official seats in the central legislative councils as well as in the provisional legislative councils. As we saw in the earlier act, that various provisional councils were also created. प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया। इंक्रीज इन साइज ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट legislative councils. So this was the main first feature of this particular act. Now these non-official members were actually both British as well as English. दोनों प्रकार के थे। प्लस अगर दूसरे महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए एक प्रकार के इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की, मगर यहां समझना ये है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है ये शब्द का जिक्र यहां नहीं हुआ, शब्द का उल्लेख नहीं। शब्द का उल्लेख न होने से ये प्रक्रिया जो है वो नॉमिनेशन के रूप में ही चलती रही, जो कि सरकार की यानी कि वाइसरॉय की किसी भी बॉडी के द्वारा नियुक्ति होती थी या नियुक्ति की जाती थी, इसके द्वारा ही होती रही, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से यह शब्द का उल्लेख हमें नहीं मिलता। इस एक्ट में इलेक्शंस का प्रयोग नहीं मिलता है। जो निर्वाचन शब्द है
ये शब्द का उल्लेख हमें नहीं मिलता है और इसी की वजह से ये प्रक्रिया नॉमिनेशन की तरह ही चलती रही। और आखिरी का महत्वपूर्ण प्रावधान, इस एक्ट ने सर्वप्रथम बार लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को यह ताकत दी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट which is popularly known as बजट, तो इसके ऊपर चर्चा सर्वप्रथम बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में करने का प्रावधान आ गया कि यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो तैयार किया हुआ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी कि बजट है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव को प्रश्न भी कर सकती है इन केस ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये पावर दिए गए, मगर यहाँ अभी भी इन दो एक्टों से हमें संतुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि तब भारत का जो क्रोध था, राष्ट्रवाद था, वो एक पिक के ऊपर था और भारत को मात्र और मात्र आप कह लीजिए स्वाधीनता ही चाहिए थी। एक लोकल गवर्नमेंट पहले तो चाहिए थी, फिर उसके बाद स्वाधीनता चाहिए थी। ठीक है, तो इसी के लिए इन दो एक्टों से जो काम ना हुआ उसको पूरा करने के लिए मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वे लाए गए। इसमें सुधार तो हुए, मगर एक प्रावधान ऐसा आ गया कि इसकी वजह से यह बिल जो है वो हानिकारक भी रहा, विवादास्पद भी रहा, क्योंकि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की और सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमें मालूम है कि दे एक्चुअली इंटेंसिफाई कास्ट टेंशंस, दे एक्चुअली इंटेंसिफाई कास्ट डिविजन्स। तो इसी की वजह से ये थोड़ा विवादास्पद रहा, प्लस जैसे हमने बात की कि यह थोड़ा हानिकारक भी रहा, मगर कुछ अन्य जो सुधार प्रावधान थे उस एक्ट में वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, अच्छे थे। तो देखेंगे, देखिए अब हमें यहाँ एक टाइमलाइन से गुजरना होगा और ये टाइमलाइन जो है वो थोड़ी देखनी जरूरी है, तो इसके हम जो प्रावधान है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। देखिए, अब सर्वप्रथम हमने रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया की बात की थी कि जब प्रथम जो विप्लव है उसने अपना माथा उचका, तो तब से ब्रिटिश शासन को ऐसा लग गया कि यस, अब धीरे धीरे कंपनी का शासन तो यहाँ चल ही नहीं सकता और धीरे धीरे हमें यहाँ का जो कानून है, यहाँ की जो सत्ता है, ये इन लोगों के हाथ में, स्थानिक लोगों के हाथ में दे देनी चाहिए। ठीक है, तो और ये बात उन लोगों ने सुनिश्चित की। इंग्लैंड की महारानी ने तब उसके प्रोक्लेमेशन में ये जो दस्तावेजी प्रक्रिया थी, जो पावर के हस्तांतरण की, ईस्ट इंडिया कंपनी को रफा दफा करने की, उसमें उन्होंने सुनिश्चित करवाया प्रत्येक भारतीय को कि हम लोग लोकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देंगे स्थानिक प्रशासन में, यानी कि लोकल गवर्नेंस में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वन बाय वन देखेंगे इन अ टाइम स्टैम्प्स फॉर्म। प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1858 देवोग। ठीक है, अब आगे यही शर्त को लागू करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट लाए गए। इंट्रोड्यूस्ड, मगर जैसे हमने देखा कि यह 3 श्रृंखला का जो यह कानूनी एक कोड था, उसमें से 2 जो लॉ थे वे लॉ इतने फायदेमंद साबित नहीं हुए, इतना कोई फेरफार नहीं कर सके, तो इसलिए तीसरा उन लोगों ने कानून लाया। मगर मीनवाइल एक काउंसिल एक्ट पारित हो गया था 61 का। ठीक है, एक 92 का आना बाकी था। मीनवाइल 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। कांग्रेस ने अपने तीसरे अधिवेशन में यह प्रण ले लिया, यह रिजोल्यूशन यानी कि यह ठराव जो है पारित कर दिया कि हमें लोकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए,
हमारे गवर्नेंस में, हमारे प्रशासन में। थर्ड सेशन ऑफ कांग्रेस, उन लोगों ने ठान लिया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 हुआ, जिसने इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मार्ग तो एक बना दिया, मगर ये खुद एक मार्ग साबित नहीं हो सका, क्योंकि इसमें कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन या इलेक्शन नाम का कोई जिक्र नहीं रहा, जिसका हमने आगे जिक्र किया। और ये लॉर्ड डफरिन की वजह से हुआ था, उनकी मेहनत की वजह से यह बात हुई थी। मगर 1905 में लॉर्ड कर्जन आ गया, जो बहुत ही क्रूर साबित हुआ। भारतीयों के तरफ ही जो है वो एक प्रकार का द्वेष रखता था, द्वेषवादी था, तो इसने फर्दर रिफॉर्म्स को तो प्रमोट नहीं किया, मगर फर्दर कास्ट डिवीजन को इंटेंसिफाई किया। हमें मालूम है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 was done by this particular man, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। और इसी के संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले who is a prominent personality in our Indian fight of independence, और he is also a mentor, a political mentor of our father of nation, यानी कि महात्मा गांधी के यह राजकीय गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वे मिले, पर्सनली मिले, उन लोगों को इस पूरी परिस्थिति से वाकिफ करवाया। उसके साथ साथ जो भारतीयों की मांग थी उसको भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने रखा कि भाई हमें यह जो है चीज़ें जो है वो हमें चाहिए, आप उसका बंदोबस्त करिए। उसके बाद आगा खान और मिंटो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इन दोनों के बीच में शिमला में बैठक हुई, जिसे शिमला डेप्यूटेशन के रूप में इतिहास के पन्नों पर पहचाना जाता है। तो यही शिमला डेप्यूटेशन में आगा खान ने अपनी तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताया, सर मिंटो को बताया कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें आप हमारी जो सभी संख्या है वो बढ़ा दो, हमारी संख्या बढ़ा दो और सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में बढ़ा दो। और दुर्भाग्यवश इनकी जो सिफारिश थी वो मिंटो के द्वारा मान ली गई और मोरले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वे आए, जिसमें मुसलमानों को एक अलग मतमंडल या मत समूह कह लीजिए आप, वो दे दिया गया, यानी कि एक प्रकार का सेपरेट इलेक्टोरेट, कि वो मात्र और मात्र अपनी सीट से एक अपना ही उम्मीदवार चुने, जो कि पूरे देश के सामाजिक व सांस्कृतिक फाइबर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और इसने इस फाइबर को कई स्तर तक नुकसान भी किया। मगर बाद में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल रिपील हो गए, यानी कि रद्द हो गए, ठीक है, मगर इसने मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही बड़ा, आप कह लीजिए, प्रभाव छोड़ा था। तो ये मीटिंग हुई थी 1906 में, और 1909 में ये मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स आ गया, जिसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 भी कहते हैं, जिसे आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो दिस वाज द टाइमलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसे हम लोग कारण के रूप में भी देख सकते हैं, और कारण के साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगले दो एक्टों से जो बात सुनिश्चित नहीं हो पाई, जो बात हासिल न हो पाई, उसको यहाँ हासिल करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। और ये विवादास्पद मात्र और मात्र इसीलिए रहा कि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, वरना भारत के गवर्नेंस के लिए, भारत के जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, स्थानिक स्वराज्य के लिए ये एक माइलस्टोन, एक सीमा चिन्ह रूप जो है यह कानून था 1909 का। मगर एक ही प्रावधान ने जो है इसे हानिकारक बना दिया, और इसलिए यह विवादास्पूर्ण रह गया। देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 ऑब्जेक्टिव में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट आर टू प्रोवाइड फॉर रिफॉर्म्स इन इंडियन काउंसिल। यस, जो हमने बात की, और यहाँ फंडामेंटल रिफॉर्म्स आने वाले हैं। एक दो प्रावधान की बात नहीं है जैसे हमने 61 और 92 के
कानूनों में देखा, मगर यहाँ फंडामेंटली चेंज होने वाला है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्लस हानिकारक वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्टिव के साथ इस एक्ट को पारित किया गया था। अब अगर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें तो इंक्रीज इन साइज ऑफ काउंसिल, जो 16 सदस्य की काउंसिल थी वो सीधी कर दी गई 60 सदस्यों की। इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, या आप कह लीजिए नंबर ऑफ साइज या स्ट्रेंथ, फ्रॉम 16 टू 6060। उसके बाद रिफॉर्म्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी कई प्रकार के रिफॉर्म हुए, जिसमें अलग अलग उसमें भी जो है अलग अलग मेंबर्स को बिठाया गया, जिसमें एक्स ऑफिशियल होता था, नॉन ऑफिशियल होता था, ऑफिशियल होता था। ठीक है, तो ऐसे कुछ बुनियादी फेरफार यहाँ किए गए। द काउंसिल वाज टू हैव 4 कैटेगरीज ऑफ द मेंबर, एंड दिस 4 कैटेगरीज आर, द फर्स्ट वन इज एक्स ऑफिशियो, उसके बाद नॉमिनेटेड ऑफिशियल, उसके बाद नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल, and after that there were elected among different categories of India। ठीक है, तो अब यहाँ धीरे धीरे इलेक्शन की बात धीरे धीरे होने लगी। हालांकि यह इनडायरेक्ट होंगे, मगर इलेक्शन की बात यहाँ से शुरू हो गई। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक्स ऑफिशियो में वाइसरॉय, गवर्नर एंड मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वे शामिल होते थे, वे एक्स ऑफिशियो होते थे। जो भी वाइसरॉय होगा, जो भी उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भाग होगा, वो अपने आप ही इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य होगा। उसके बाद नॉमिनेटेड ऑफिशियल, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय अमंग गवर्नमेंट ऑफिशियल। यस, यानी कि यह नियुक्ति की जगह है जो कि वाइसरॉय के द्वारा नियुक्ति होती थी, और इसमें आमतौर पर सरकारी अमलदार ही शामिल होते थे। उसके बाद नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय हु आर नॉट ऑफिशियल्स। यस, दोज हु आर नॉट ऑफिसर्स, या आप कह लीजिए जो अमलदार नहीं है, उन लोगों की नियुक्ति वाइसरॉय के द्वारा होती थी। और साथ ही में इलेक्टेड, भारत के कुछ समूहों में से जो है कुछ लोगों का निर्वाचन होने वाला है। तो दिस वर द 4 डिफरेंट ग्रुप्स। उसके बाद अगर देखें तो द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल काउंसिल बट अलाउड फॉर द नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द प्रोविजनल काउंसिल्स। यस, जो प्रादेशिक थे या प्रांतीय थे, प्रांतीय कहना उचित रहेगा, उसमें मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल्स की उन लोगों ने बेयर करी या टॉलरेट करी। नॉन ऑफिशियल्स, मगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें उन लोगों ने ऑफिशियल्स की जो बहुमत थी वो बरकरार रखी। उसके बाद द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजनल वेर एनलार्ज्ड, यानी कि कार्यभार भी बढ़ाया गया। और कार्यभार बढ़ाएंगे तो सत्ता तो उसके साथ में बढ़ेगी। अब द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदार एंड प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन इन द काउंसिल। यस, अब ये धीरे धीरे अलग अलग समूह जो थे, ये व्यापारियों का समूह है, ये जमींदारों का समूह है, ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप का समूह है। ठीक है, तो इन लोगों की काउंसिल में धीरे धीरे इनडायरेक्ट इलेक्शंस के तौर पर जो है निर्वाचन होता रहा या होना शुरू हुआ। उसके बाद अगर देखें एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, तो द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटिव इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यस, हमने जो वो 3 भारतीय देखे थे वे लेजिस्लेटिव काउंसिल का भाग बने थे, मगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर की अपनी पर्सनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें आमतौर पर ऑफिशियल्स ही रहते हैं, उसमें सर्वप्रथम बार भारतीय को जो है नियुक्ति मिली, और उसे एक लॉ ऑफिसर या लॉ मेंबर के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई, यानी कि एक धाराशास्त्री के तौर पर। उसके बाद अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करें तो द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ए सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स बेस्ड ऑन द कम्युनल representation. In this system, the Muslim members were only to be selected by Muslim voters. माफ करना, this was the scenario. ठीक है, तो हमने आज के इस पूरे उपाख्यान में 3
एक ही श्रृंखला की एक्ट्स थी या जो कानून थे उनकी चर्चा की, जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड आफ्टर दैट मेजर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इन तीनों की चर्चा की, जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान भी देखे और इनके आने के कारण भी देखे और इनसे जो इम्प्लीकेशंस उत्पन्न हुए उसका भी जिक्र किया। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते अगले इस लॉ के साथ हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की जर्नी में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।